हमारे यूट्यूब चैनल अमरेंद्र पॉलिटिकल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने सरकार के बारे में पढ़ा है और सरकार के कितने अंग होते हैं ये भी हम लोगों ने देखा है। तो सरकार के जो 3 अंग होते हैं, इन तीनों अंगों में से हमने व्यवस्थापिका को पढ़ा है। लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेचर के हमने क्या होता है लेजिस्लेचर उसके बारे में पढ़ा है, उनके क्या कार्य होते हैं उन लोगों के बारे में पढ़ा है। उसमें एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सरकार होता क्या है। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है कि सरकार क्या होता है कि और सरकार कहाँ पाया जाता है कि राज्यों में पाए जाते हैं। तो हर एक राज्य, यहाँ पे राज्य का मतलब होता है राष्ट्र अर्थात देश। तो हर एक राज्य के इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिस संगठन या जिस एजेंसी का निर्माण किया जाता है वो सरकार होती है, या फिर राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या फिर एजेंसियों के द्वारा होता है वो सरकार होती है। लेकिन ये सरकार के अपने अपने कई भाग होते हैं, कई संरचनाएं होती हैं, सारे लोग मिल करके काम करते हैं तो सरकार चलती है, ठीक। और हर एक राज्य की अपनी एक व्यवस्थाएँ होती हैं, उसी व्यवस्थाओं में ही ये सरकारें आती हैं कि कैसे कोई सरकार चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, क्या संविधान होगा, संविधान के कौन कौन से भाग होते हैं, संविधानों का कार्य रूप में परिणत करना, संविधान को बनाना या फिर कानून को बनाना, कानून का क्रियान्वयन करना, कानून का संरक्षण करना, ये सब सरकारें ही करते हैं। तो हमने पढ़ा कि सरकार के 3 भाग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। इन तीनों अंगों में से हमने पहला अंग पढ़ लिया है, उसके कार्य को पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या होती है हमने इसके पहले भी बताया है, इसके पहले वाले सेशन में भी हमने बताया है कि व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका द्वारा निर्मित कानून का क्रियान्वयन करना और क्रियान्वयन करके उसे प्रशासन करना जो करता है, या ये काम जो करता है वो क्या कहलाता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में हमने ये भी बताया था कि कार्यपालिका में क्या क्या आते हैं। कार्यपालिका में हमने बताया था कि सबसे पहले राष्ट्र का प्रमुख आता है। तो राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगर किसी देश में लोकतंत्री व्यवस्था नहीं है, राजतंत्री व्यवस्था है, तो वहाँ पे सम्राट होते हैं, राजा। तो चाहे राष्ट्रपति हो, सम्राट हो, राजा हो, वो अकेले काम नहीं करते हैं, तो मंत्री परिषद होती है। कहीं कहीं प्रधानमंत्री की व्यवस्था किया जाता है और जितने भी मंत्री होते हैं उन्हीं मंत्रियों का ये नेता होता है। लेकिन हर एक मंत्री के अपने अपने के सचिव होते हैं, तमाम सचिव होते हैं, सचिव ये होते हैं अधिकारी। इसके अलावा भी जितने कर्मचारी होते हैं, कर्मचारीगण, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी हैं यही कार्यपालिका होती है। अर्थात व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों पे ये लोग क्रियान्वयन करते हैं, ये लोग प्रशासन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, सचिव, कर्मचारी वास्तविक रूप में जो काम करता है ये लोग करते हैं, ये तो नेता होते हैं, ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ये कार्यपालिका में ये लोग आते हैं। व्यवस्थापिका में संसद आती है और उस संसद के जितने सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुन करके जाते हैं। वैसे देखेंगे कार्यपालिका के कितने भाग होते हैं, फिर देखेंगे कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं। भाग में प्रकार में थोड़ा सा अंतर है, आगे बताते जाएंगे। कार्यपालिका तो वैसे 2 भाग होते हैं, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, इसको अस्थायी भी बोला जाता है या अस्थायी कार्यपालिका। एक होते हैं इसको बोलते हैं अस्थायी,
ये होते हैं अस्थायी कार्यपालिका। इसको पहले समझें, थोड़ा सा ये हो गया है। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी, अभी हम यहाँ पे बताए थे वही लोग इसमें होते हैं जो यहाँ हमने बताया था, वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अच्छा, इन सारे पदों में से क्या पद था, कौन ऐसे लोग थे जिनका जो राजनीतिक कार्यपालिका है, वो राजनीति में आते हैं, अर्थात नेता टाइप के होते हैं, मंत्री टाइप के होते हैं, जो 5 साल के लिए चुन करके आते हैं। उनका पद अस्थायी नहीं होता है, जनता जिनको भेजेगी वो भेजेगी, 5 साल के लिए भेजेगी, बीच में भी हटाया जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति भी बीच में भी हट सकते हैं, माध्योग लगता है तो, और मंत्री भी बीच में से हट सकते हैं, लेकिन 5 साल तो पूरा करते हैं। लेकिन इनका कोई स्थान मतलब पद इनका अस्थायी नहीं है, ये राजनीतिक होते हैं। मंत्री, नेता जितने होते हैं वो लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये लोग अस्थायी होते हैं, राजनीतिक वाले होते हैं और अस्थायी होते हैं। उनके अंदर क्या आ जाएंगे, जितने जैसे राष्ट्रपति हैं और जितने प्रधानमंत्री सहित जितने मंत्री होते हैं, ये लोग कार्यपालिका यानी कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के ये लोग प्रशासन करते हैं। ध्यान रहे, कुछ देशों में कार्यपालिका का प्रमुख, हर एक देशों में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन कुछ जगह नाममात्र होते हैं, अभी आगे बताएंगे। सारी शक्तियाँ उसी में नहीं होती। ये लोक सेवक जो होते हैं कार्यपालिका, अर्थात इसको हम बताए थे इस तरीके से लोक सेवक जो होते हैं ये अधिकारी रहते हैं, अधिकारी तंत्र इसको बोला जाता है, ब्यूरोक्रेसी। और यह लोग कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए तो आते नहीं हैं। हर एक मंत्री के अपने निजी सचिव होते हैं, पर्सनल सचिव होते हैं, सारा काम वही लोग करते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं। नेता पढ़े लिखे उतने नहीं रहते हैं, उनका कोई योग्यता पढ़ाई से, शिक्षण से कोई योग्यता नहीं होती है, लेकिन ये अधिकारी तंत्र नौकरी करते हैं, इनका पद अस्थायी होता है। एक निश्चित अवधि तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। हाँ, इनका ट्रांसफ़र इधर उधर होता जाता है, लेकिन ये अपने पद पर निश्चित बने रहते हैं। तो इसलिए इनको लोक सेवक, यानी कि जनता के सेवक के लिए इनको चुना जाता है। जैसे डीएम हुए, एसडीएम हुए, जितने अधिकारी कर्मचारी तंत्र होते हैं, ये सब कार्यपालिका होते हैं, इनको अस्थायी होते हैं, इनका पद क्या होता है, अस्थायी होता है। तो इसको बोलेंगे कि ये कार्यपालिका के ये क्या कहलाएंगे, अंग, या फिर ऐसे लिख सकते हैं भाग। ये कार्यपालिका के भाग हैं। कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कार्यपालिका के प्रकार। प्रकार को 2 आधार पर देखेंगे। एक आधार पर भी 2 प्रकार होंगे, दूसरे आधार पर भी 2 प्रकार होंगे। हम एक ऐसी कार्यपालिका जो सिर्फ नाम मात्र की हो, और एक ऐसी कार्यपालिका जो वास्तविक हो। एक ऐसी कार्यपालिका जो केवल अकेला हो, और एक ऐसी कार्यपालिका जो कई लोग हों। वैसे कार्यपालिका क्या होती है, जो प्रशासन करता है वो होती है कार्यपालिका। हमने बताया कि कुछ देश ऐसे होते हैं, जैसे भारत है और इंग्लैंड। हम 2 का उदाहरण लेंगे यहाँ पे, भारत और इंग्लैंड। भारत का जो राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति। इंग्लैंड का राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, तो वहाँ का सम्राट, साम्राज्य भी होती है, यानी कि राजा या रानी। अब ध्यान देखना, हमारे यहाँ राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति, इंग्लैंड के राष्ट्र का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख, यही दोनों लोग हैं अपने अपने देश में। तो कार्यपालिका का प्रमुख का मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं वो किसके अंदर समाहित होती हैं, तो राष्ट्रपति के यहाँ। किसी भी देश में, इंग्लैंड में कहाँ पर समाहित है सारी शक्तियाँ, भारत में कार्यपालिका जो प्रशासन की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में, इंग्लैंड में प्रशासन की सारी शक्तियाँ किसमें, सम्राट के हाथ में। क्या वो इन शक्तियों का ये लोग प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं। इनकी शक्तियों का प्रयोग, जैसे भारत में सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करता है, इंग्लैंड में भी सारी शक्तियों का प्रयोग वहाँ की
मंत्री परिषद करता है, यानी कि ये व्यवस्था दोनों में कॉमन है। और इन दोनों यानी कि वहाँ पे इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो यह किसी भी देश में भारत और इंग्लैंड और जहाँ पर भी इस तरीके से व्यवस्था है, वहाँ पे प्रशासन की सारी शक्तियाँ किसमें निहित होती है? प्रशासन की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो इनमें निहित होती है। प्रयोग ये नहीं करते हैं, प्रयोग ये इन शक्तियों का प्रयोग ये नहीं करते। तो जब अपनी शक्ति का प्रयोग ही नहीं करेंगे, यानी कि संविधान में ये व्यवस्था दे दिया गया है कि राष्ट्र का प्रमुख ये लोग होंगे अपने देश में। प्रशासन की सारी शक्तियाँ संविधान में लिखा गया, संविधान में संवैधानिक रूप से प्रशासन की सारी शक्तियाँ किसमें निहित है? इसमें निहित है। यानी कि नाम का है, यानी कि नाम क्या है इनका कि प्रशासन की सारी शक्तियाँ इसी में निहित है, यही प्रमुख है, सब कुछ यही है। ये तो नाम मात्र है, यानी कि संवैधानिक है, लेकिन क्या ये प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाएगा? नाममात्र कार्यपालिका। और वास्तविक कार्यपालिका यानी कि इनकी शक्तियों का वास्तविक रूप में प्रयोग कौन कर रहा है? मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री, इनका नेता प्रधानमंत्री होता है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनका यानी कि सारी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? ये नहीं करते, ये भी करता है, ये भी करता है, यानी कि इनका तो नेता यही होता है ना, यही करता है। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा? वास्तविक कार्यपालिका। क्लियर है? अब देखेंगे एकल कार्यपालिका, यानी कि जिस राज्य में या फिर जहाँ पर भी कार्यपालिका का प्रमुख अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसे एकल कार्यपालिका बोला जाएगा। जैसे भारत में तो कार्यपालिका एक ही व्यक्ति में निहित है, राष्ट्रपति में प्रयोग भी एक ही व्यक्ति ज़्यादा करता है, प्रधानमंत्री। अमेरिका में भी राष्ट्रपति ही प्रयोग करता है कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ, राष्ट्रपति में ही नहीं था, अकेला व्यक्ति है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे सब एकल कार्यपालिका है, लेकिन बहुल कार्यपालिका कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका के अंदर 7 व्यक्ति होते हैं, इनको 7 सदस्यीय कार्यपालिका बोला जाता है। सातों को समान शक्तियाँ होती हैं, सातों मिल करके प्रशासन करते हैं, इसलिए स्विट्जरलैंड के कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका बोला जाता है। इसमें 7 व्यक्ति होते हैं, सातों को समान शक्तियाँ मिला होता है, सातों एक साथ प्रशासन करते हैं, सभी के निर्णय एक समान होते हैं। क्लियर? अब हम वो पढ़ेंगे फंक्शन। अर्थात कार्य। आंतरिक शासन। आंतरिक शासन का मतलब ये होगा कि कोई भी राज्य है, इस राज्य के बाहर नहीं, अपने राज्य के अंदर किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में शासन प्रशासन काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है। जैसे शिक्षा विभाग हुआ, रेल विभाग हुआ, परिवहन विभाग हुआ, खाद्यान्न विभाग हुआ, कोई भी विभाग हुआ, सभी में सब देश के अंदर के इन सारे क्षेत्रों में, अपने देश के आंतरिक क्षेत्रों में सारे प्रशासन का काम कौन देखता है? कार्यपालिका। कैसे देखता है? तो एक नीति के तहत देखता है, एक नियमों के तहत देखता है। वो नियम कौन बना कर देता है? व्यवस्थापिका बना के देती है, तो उसी नियम के तहत ये काम होता है। लेकिन वैदेशिक यानी कि विदेश संबंधी
है। भाई दूसरे देश में क्या होता है, अपने देश से बाहर कार्यपालिका क्या करती है। ध्यान, कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या फिर अन्य मंत्री होते हैं। तो बाहर कभी कभी देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ गए हैं तो राष्ट्रपति वहाँ गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई संधि करने गए हैं, किसी मुद्दे पे वार्तालाप करने गए हैं, किसी व्यापार से संबंधित मुद्दे पे हस्ताक्षर करने गए हैं, सहमति देने गए हैं, किसी व्यापार में शामिल होने के लिए गए हैं, कोई व्यापार करने के मुद्दे का वो चर्चाएँ हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ संगठन बन रहे हैं, उस संगठन में शामिल होना है, उस संगठन में वार्तालाप करना है, विचार विमर्श करना है, तो ये सब विदेशों यानी विदेश नीति होगी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सारे काम होते हैं। उसमें कार्यपालिका ही करती है, व्यवस्थापिका नहीं जाती है, न्यायपालिका नहीं, यानी कि न्यायाधीश महोदय नहीं जाते हैं, संसद के सदस्य नहीं जाते हैं, संसद भेजता है। लेकिन कार्यपालिका के सदस्य या तो राष्ट्रपति जाएंगे किसी भी देश के, या फिर प्रधानमंत्री जाएंगे, या फिर अन्य मंत्री में जैसे विदेश मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री ये विदेश से संबंधित नीति का निर्माण करते हैं, नीति निर्धारित करते हैं, ये भी जाते हैं। तो इस कार्यपालिका यदि तो कार्यपालिका यदि कार्यपालिका यदि कार्यपालिका ही विदेश से संबंधित कोई भी काम करता है। सैनिक कार्य, ये सैनिक कार्य क्या होता है, पहले तो ये जाने कि किसी भी देश में 3 सेनाएं होती हैं, हमारे देश में भी 3 सेनाएं होती हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, 3 तरह की सेनाएं होती हैं। इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। ये होगा सैनिक कार्य, तीनों सेनाओं का प्रमुख जो राष्ट्रपति ही होता है। और राष्ट्रपति क्या है, ये कार्यपालिका का क्या है, ये प्रमुख है। ये राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख है। तो सैनिक कार्य कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर क्या होता है कि इसमें अगर युद्ध की घोषणा करनी हो तो कार्यपालिका ही युद्ध की घोषणा कर सकता है। युद्ध चल रहा है तो युद्ध को समापन करना है, युद्ध को समाप्त करने की घोषणा कौन करता है, कार्यपालिका ही करती है। तो राष्ट्रपति करेंगे, और जहाँ पर प्रधानमंत्री की ज़्यादा शक्तियाँ हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री की कम शक्तियाँ हैं तो राष्ट्रपति की ज़्यादा शक्तियाँ अगर किसी देश में तो राष्ट्रपति ही युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, युद्ध का समापन की घोषणा कर सकते हैं। भारत में भी राष्ट्रपति के नाम पर ही सारे काम प्रधानमंत्री करता है, लेकिन प्रधानमंत्री ही युद्ध की घोषणा कर सकता है और ये सब। लेकिन प्रधानमंत्री कोई भी काम करेगा ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही करता है, अनुमति से नहीं, उसकी इच्छा वो नहीं रहती है, लेकिन वो देना पड़ता है इच्छाएँ, लेकिन उनके बिना कहा जाता है कि उनके सलाह पर ही करता है, या फिर ये भी इनको सलाह देता है, लेकिन वो नाम मात्र कुछ करते नहीं, सारा काम यही करता है। तो युद्ध की घोषणा वास्तविक रूप में कौन करेगा, प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सैनिक कार्य या फिर सैन्य संबंधी कार्य। दूसरे नंबर पे आता है इसमें विधि निर्माण। विधि निर्माण संबंधी कार्य। अब ये सोचिए, विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना व्यवस्थापिका का काम है, विधायिका का काम है, लेकिन यहाँ पे विधि निर्माण ये कैसे करेंगे। भारत में क्या होता है, प्रधानमंत्री सहित जितने मंत्रियाँ होते हैं ये सब के सब संसद के सदस्य होते हैं, ये सब के सब संसद के सदस्य होते हैं। प्रशासन कौन करता है, संसद तो करते नहीं है, प्रशासन कौन करते हैं, लोग यही प्रशासन करते हैं, प्रशासन यही करेंगे। अब प्रशासन जब इनको करना है तो ये प्रशासन करना है, ये लोग जानेंगे ना, तो कैसे कानून की आवश्यकता होगी यही लोग ज़्यादा बनाते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये मंत्री होते हैं, लेकिन ये संसद के सदस्य होते हैं, संसद का सत्र चलता है
तो ये मंत्री भी संसद में जा करके बैठते हैं। संसद के 2 अंग होते हैं। किसी भी सदन का मंत्री बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जब संसद का ये सत्र चलेगा, ये भी सत्र चलेगा, तो मंत्री भी इसमें आकर के बैठते हैं। लेकिन ये संसद के सदस्य भी हैं तो बैठना पड़ता है, लेकिन ये मंत्री हैं यानी सरकार है, कार्यपालिका है, तो इनको भी बैठना पड़ता है। यहाँ पर प्रश्न पूछना पड़ता है, प्रश्न इनसे पूछा वगैरह जाता है कि अपने कामों के या तो उत्तरदायी होते हैं, यानी कि उत्तर देना पड़ता है। लेकिन जब विधि का निर्माण होता है तो कोई भी विधि निर्माण से संबंधित प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को सबसे ज़्यादा मंत्री ही लोग लेकर आते हैं, जिसे सरकारी प्रस्ताव बोला जाता है। अगर मंत्री प्रस्ताव नहीं ला रहा किसी विषय में कानून बनाने के लिए, तो उसे गैर सरकारी प्रस्ताव बोला जाता है। अगर कोई मंत्री किसी विषय पे कानून बनाना, अगर कोई मंत्री अगर उस प्रस्ताव लेकर आया आता है कि इस विषय पे कानून बनाना अति आवश्यक है, तो कोई मंत्री लाता प्रस्ताव तो उसे क्या बोला जाता है? सरकारी प्रस्ताव। तो ये मंत्री ही ज़्यादा प्रस्ताव ला करके कानून बनवाते हैं, और संसद में ही बनता है, कार्यपालिका नहीं बनाती है, संसद ही बनाती है। लेकिन मंत्रियों द्वारा लाया जाता है, तो मंत्री लोग भी यहाँ पे बहस करते हैं। प्लस क्या है, संसद के सदस्य होते हैं, यहाँ पे बहस होती है, ये काम होती है कानून बनाना। लेकिन अगर ध्यान है, संसद में प्रस्ताव पारित करके कानून बनाता है, तो ये विधेयक बनता है, और विधेयक बन करके दोनों सदन में घूमता है। और जब ये विधेयक बन करके दोनों सदन में जब पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति इसे पूर्वानुमति देता है। राष्ट्रपति जब इस विधेयक को हस्ताक्षर कर देगा, अनुमति दे देता है, तो ये बन जाएगा अधिनियम, अर्थात कानून बन जाता है। तो इस कानून को बनाने में इसकी भूमिका रहती है। बिना राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकती है। प्रस्ताव पहले आता है, दोनों सदन में पारित किया जाता है, तो विधेयक बनता है। इस विधेयक पे जब राष्ट्रपति पूर्वानुमति दे देता है, यानी कि अपना सहमति दे देता है, हस्ताक्षर कर देता है, ये क्या बन जाता है? अधिनियम। अब बाद में न्यायपालिका इसमें अपना सहयोग देती है कि पूर्वावलोकन करके इसे मान्य कर देती है, तो ये नियम कानून प्रभावी हो जाता है। तो वही है कि ये अधिनियम बाद में इसी अधिनियम के प्रधानमंत्री या फिर प्रशासन ये अपना काम करते हैं, प्रशासन करके। तो कहीं कहीं राष्ट्रपति की अनुमति रहती है, इनका सहयोग रहता है, इनकी अनुमति हो रहती है, तो कहीं कहीं विधि निर्माण संबंधी कार्य में कार्यपालिका की भूमिका रहती है। वित्तीय कार्य, वित्तीय कार्य का मतलब ये हुआ बजट बनाना, धन से संबंधित है। कोई भी संगठन हुआ, कोई भी देश हुआ, उसे पैसे की जरूर आवश्यकता पड़ती है प्रशासन चलाने के लिए। तो प्रशासन चलाने में पैसे की जरूर आवश्यकता पड़ेगी कि आगे आने वाले समय में हमारे देश में क्या खर्चे आएंगे। तो इन सभी में क्या होता है, जितने भी मंत्री होते हैं, कोई रेल मंत्री है, कोई गृह मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई कपड़ा मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, बहुत मंत्रालय होता है। सारे मंत्रालय अपने अपने विभाग में, अपने अपने क्षेत्र में आगामी वर्षों का, आने वाले वर्षों का लेखा जोखा निकालते हैं कि इस वर्ष इतना खर्च हुआ, अगले साल कितना खर्च होगा। एक अनुमानित खर्च लिख करके सारे मंत्री वित्त मंत्रालय में सौंपते हैं। तो सारे देश का जब खर्च एक जगह आता है, तो उसे संसद में पेश करके बहस वगैरह किया जाता है और उसको पारित किया जाता है, जिसे हम बजट कहते हैं। बजट पारित करना, बजट पारित करने का मतलब ये है पूरे देश के आने वाले साल का, आने वाले वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा, वार्षिक वित्तीय विवरण इसे बोला जाता है। हमारे देश में बजट का प्रावधान, मतलब बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसे हम बजट ही मानते हैं। और बजट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब ये होता है कि आने वाले वर्षों का आय व्यय का लेखा जोखा, यानी कितना खर्च होगा, कितना आय आएगा, इसका लेखा जोखे का अनुमानित आय होता है, अनुमानित खर्चे होते हैं, इसका अनुमान। वित्तीय कार्य अर्थात इसे वार्षिक विवरण अर्थात इसे बजट नाम से जाना जाता है।
इसको बनाने में इनकी भूमिका होती है। मंत्रियों की भूमिका होती है, वित्त मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, सारे सबकी भूमिका होती है। संसद में इसे पारित किया जाता है। अच्छा, न्याय प्रदान करना, न्याय संबंधी कार्य क्या होता है? न्याय वाला काम तो करता है, न्याय वाला काम कौन करता है? न्यायपालिका। लेकिन यहाँ पे कार्यपालिका न्याय वाला काम कौन कर सकता है? ध्यान है, राज्य का या फिर राष्ट्र का प्रमुख कौन? राष्ट्र का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। अगर किसी व्यक्ति को अपराधी साबित हुआ है, कोई व्यक्ति अपराधी है, बहुत गंभीर अपराध किया है, किसी का मर्डर किया है, तमाम हत्याएं किया है, रेप किया है, बलात्कार किया है, बहुत सारे मर्डर वगैरह किया है, अपराधी गंभीर अपराध है, तो इसको मृत्युदंड, आजीवन कारावास या अधिकतम अवधि की सजा दिया गया हो, तो राष्ट्रपति अगर ये व्यक्ति चाहे तो जाकर के राष्ट्रपति से क्षमादान कर सकता है। न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड का अंतिम फैसला सुना दिया है, उसके बाद अब कोई फैसला नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय, जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो होती है, उसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं होता है, उसका फैसला अंतिम फैसला होता है। ठीक, तो अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की सज़ा सुना दिया हो या फिर आजीवन कारावास, अधिकतम अवधि की सज़ा दे दिया गया हो, बहुत ज़्यादा 20 वर्ष, 10 वर्ष, उससे भी अधिक वर्षों की सज़ा अगर दे दिया हो, तो वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाकर के प्रार्थना पत्र लिख करके एक क्षमादान की मांग कर सकता है। अब क्षमादान की मांग में अब ऐसा नहीं करेंगे कि राष्ट्रपति की जाओ तुम घर पे आज़ाद रहो, ऐसा नहीं होता है। मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास को अधिकतम कुछ अवधि तक कर सकते हैं, कितने वर्ष तक सज़ा रहेगा, अधिकतम वर्ष को कुछ और सज़ा को कम कर सकते हैं। अर्थात ये अपराधी को इस तरीके से कुछ अपराध से मुक्त किया जा सकता है, यानी कि कम किया जा सकता है। ये कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है, क्योंकि राष्ट्र का प्रमुख होता है। तो न्यायालय, राष्ट्र का प्रमुख का मतलब ये होता है कि राज्य का मुखिया, मालिक। अब कोई सरकार का अंग है, न्यायालय है, न्यायालय ने जो सज़ा दे दिया है, उनके सज़ा पे उसके ऊपर कोई न्यायालय कोई अन्य प्रावधान नहीं लगा सकता है, सज़ा वगैरह के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ राष्ट्रपति ही है जो इसके सज़ा को माफ़ कर सकता है, लेकिन अपने आप नहीं करेगा। अगर ये प्रार्थना पत्र जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, कहेगा भाई हमें माफ़ कर दीजिए, तब ये काम कर सकता है, वरना वैसे नहीं। तो इनके पास ये शक्ति है, इसको बोला जाता है क्षमादान, क्षमादान की शक्ति। तो ये क्षमादान की शक्ति न्याय से संबंधी काम में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े हैं सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के हम लोगों ने कार्यपालिका के भाग पढ़े हैं, कार्यपालिका के प्रकार पढ़े हैं, फिर कार्यपालिका क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या उसके कितनी शक्तियां हैं, कितने कार्य हैं, वो लोग हम लोग पॉइंट वाइज देखे हैं। अब हम अगले सेशन में, अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।